हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस सारे वीडियोस जरूर देखे होंगे। प्रीवियस में हमने हमारा पंप का जो सेक्शन था वो कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंदर हमने पंप सीरीज के अंदर वर्क कैसे करते हैं और पैरेलल में वर्क कैसे करते हैं और उसकी इफेक्ट क्या होती है वो सब कवर कर लिया था। आई होप आप लोगों ने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। तो आइए आज हम लोग हमारा नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा एयर कंप्रेसर। अभी छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन सा दे देता हूँ कि एयर को ही क्यों कंप्रेस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एयर जो है, सिंपल सी बात है कि एक्सट्रीमली कंप्रेसिबल है और उसकी इलास्टिसिटी बहुत ही अच्छी है। और एक और एडवांटेज इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि एयर को कंप्रेस करने से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज के कारण ही हम लोग एयर को कंप्रेस करके उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। ओके, अभी यहाँ पे एयर कंप्रेशर यानी कि कंप्रेस्ड एयर जो है वो कहाँ पे यूज होगी, तो जहाँ पे हमारी एनर्जी स्टोरेज का इस्तेमाल होगा, जहाँ पे हमें लार्ज पावर सप्लाई देना होगा इमीडिएटली, वहां पे हम लोग एयर कंप्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो एयर कंप्रेस सिस्टम होता क्या है और टाइप्स क्या है उसके, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है कि एयर कंप्रेशर यानी कि होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी हवा को, एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है, दबाता है उसे, है ना। और यही कंप्रेस्ड एयर हम लोग आगे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके टाइप्स क्या हैं, तो देखो ये आपको कुछ यहाँ पे टाइप्स देखने को मिलेंगे। मेनली जो हमारे टाइप्स हैं कंप्रेसर के, वो होते हैं हमारे दो टाइप के। एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक होता है हमारा डायनेमिक। पॉजिटिव के फर्दर दो पार्ट होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। जैसा कि हमने पंप्स में भी चेकआउट किया था कि हमारे पंप्स के भी दो टाइप होते थे, है ना, मेनली। वो जैसे सिमिलरली हमारे कंप्रेसर के भी दो टाइप होते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी, इसके फर्दर रोटरी के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है एसेंट्रिक वेन, रूट्स ब्लोअर और स्क्रू टाइप। ठीक है, रोटरी का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना, और रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या होता है, आगे पीछे या ऊपर नीचे होना। ठीक है ना। डायनेमिक में दो टाइप के होते हैं, टर्बो कंप्रेसर, सेक्टर टाइप। और टर्बो कंप्रेसर के तीन और टाइप है, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल और मिक्स टाइप। मिक्स में यानी कि एक सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल का मिक्सचर होता है उसके अंदर। ये कुछ एयर कंप्रेसर के हमारे पास टाइप्स है जो अवेलेबल है। सिमिलरली पंप के जो थे, सेम चीज यहाँ पे एयर कंप्रेसर के भी है। अब टाइप्स तो हमने देख ली, तो नेक्स्ट इसके क्या है, नेक्स्ट है बेसिक कंपोनेंट। कि बेसिक कंपोनेंट क्या है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम के। तो देखो मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम जैसा कुछ बना देता हूं, जो कि आपको हेल्प करेगा कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक पेन ले लेते हैं। ओके, चलो। एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो कि आपका यहाँ पे होगा। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा मोटर का, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ मोटर। ठीक है, ये मोटर है। मैं प्रॉपर बताया नहीं है लेकिन ये मोटर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर से आपका क्या बन रही है, हवा आ रही है। एलपी, एलपी लिख देता हूँ यहाँ पे। मोटर और एलपी जो है एक दूसरे से मैकेनिकली कपलिंग है, कपल्ड है। यहाँ से आपकी हवा अंदर आ रही है, बीच में एक फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर, यहाँ से हवा अंदर की ओर आ रही है, इंटेक्ट एयर। इंटेक्ट एयर। लो प्रेशर से आपकी हवा जा रही है अंदर की ओर, यहाँ पे। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग इंटर स्टेज कूलर। इंटर स्टेज कूलर।
यहां से आपकी जो कूल्ड एयर है, जो कंप्रेस्ड एयर है, वो जा रही है हमारी हाई प्रेशर पंप की ओर, एचपी पंप की ओर। यहाँ पे है हमारा एचपी यानी कि हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप से हमारी जो एयर है, कंप्रेस्ड एयर है विथ हाई प्रेशर, जा रही है हमारी एक आफ्टर कूलर में। ये है हमारा आफ्टर कूलर। आफ्टर आफ्टर कूलर, एक एक करके मैं समझाता हूँ ये क्या है आपका, ठीक है। पहले अभी खाली एक बेसिक सा कंपोनेंट और डायग्राम देख लीजिए। उसके बाद आता है हमारा सेपरेटर। ये है हमारा सेपरेटर। और उसके बाद आता है कंप्रेस्ड एयर रिसीवर। यहाँ पे रिसीवर, ओके। और यहाँ पे होता है एक सेफ्टी वाल्व। कुछ ऐसे डिजाइन में बना देता हूँ। सेफ्टी वाल्व। और यहाँ से होता है हमारा एयर ड्रायर। ये है हमारा एयर ड्रायर। और यहाँ से कंप्रेस्ड एयर जो है वो बाहर की ओर आ रही है, आउटलेट, जो कि आगे फर्दर इस्तेमाल में होती है, ठीक है। ये उसका पूरा एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोटर से। तो देखो, कंप्रेसर जो है वो जो लो प्रेशर वाला पंप है, वो हमारा ड्रिवन होता है मोटर से। मोटर हो गई या फिर आईसी इंजन, कोई भी हो गया उससे, ठीक है। ये ड्रिवन हो रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इनटेक एयर। इनटेक एयर का मतलब क्या है कि यहाँ से हवा अंदर की ओर आ रही है, और बीच में हमारा यूज हो रहा है फिल्टर। अच्छा, फिल्टर क्यों यूज हो रहा है? तो डस्ट जा रही है अंदर, है ना, या फिर छोटे छोटे स्मॉल बेसिक से रेती के पार्टिकल्स है, मिट्टी के पार्टिकल्स है, ये सब जो जा रहे हैं इनको रोकने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल होता है, ताकि जो डस्ट है वो ज्यादातर अंदर पंप के अंदर ना जाए, ओके। तो यहाँ पंप के थ्रू हमारा एयर गया, जो कि फिल्टर होके जा रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है इंटरस्टेज कूलर। ये वाला पॉइंट है इंटरस्टेज कूलर का। ये क्या है, एक मल्टी स्टेज कंप्रेसर है, जो कि क्या करता है, जो भी हमारी हवा आ रही है उसका जो भी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है और ठंडा कर रहा है, ठीक है। तो हवा का कुछ जो गर्मी है वो यहाँ पे निकल जाती है इंटरस्टेज कूलर में। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हाई प्रेशर पंप, ओके। अभी हाई प्रेशर पंप क्या करता है कि जो भी हमारी एयर इंटरस्टेज कूलर से आती है उसको क्या करता है, हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, उसको क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने के बाद वो आगे जाता है आफ्टर कूलर में। आफ्टर कूलर क्या करता है कि जो भी हवा आ रही है आपकी हाई प्रेशर के साथ, उसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है या फिर कुछ भी डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे और भी रह जाते हैं, तो वो सबको रिमूव करने का काम कहाँ होता है, आफ्टर कूलर में। और मॉइस्चर एक बार कम हवा से अलग हो गया तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल ही लो हो जाएगा हवा का, और हवा एकदम ठंडी हो जाएगी, ओके। फिर हवा आगे बढ़ती है, वो जाती है सेपरेटर के अंदर। सेपरेटर का काम क्या है कि जो भी अब आफ्टर कूलर के बाद जो भी मॉइस्चर कंटेंट आपके हवा में बच गया है या फिर कुछ भी आपका पार्टिकल्स कुछ छूट गए, तो वो सब अलग हो जाते हैं हमारे सेपरेटर के अंदर, ओके। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कंप्रेस्ड एयर रिसीवर, जहां पे हमारी जो भी कंप्रेस्ड एयर सेपरेटर के थ्रू आ रही है वो क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। अगर वो मान लो कि एक्सेसिव हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी लिमिट से ज्यादा, तो यहाँ पे सेफ्टी वाल्व हमें दिया गया है, जो कि हम ओपन कर सकते हैं और कंप्रेस्ड एयर को रिलीज कर सकते हैं।
और ये यहाँ पे जो चैम्बर का हमारा जो भी क्या बोलते हैं कंप्रेस्ड एयर है वो हमारा उसमें से कम कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्रेस्ड एयर से यहाँ पे हमारा एयर ड्रायर है जो कि टोटली एयर ड्राई का इस्तेमाल क्यों होता है कि कंप्रेस्ड एयर के अंदर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स वाटर के या फिर मॉइस्चर के रह जाते हैं आफ्टर द सेपरेटर के थ्रू, तो उसको भी रिमूव करने का काम क्या है, एयर ड्रायर का है। ओके, और बाकी का जो हवा है जो कि कंप्रेस्ड एयर है और ठंडी एयर है वो हमारी आउटलेट के अंदर मिल जाती है, ठीक है, जो कि फर्दर यूज के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो ये पूरा बेसिक कंपोनेंट्स है, बेसिक सिस्टम है, स्कीमेटिक डायग्राम है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम का, जिसके अंदर आपका फिल्टर आ जाता है, इंटरस्टेज कूलर आ जाता है, आफ्टर कूलर आ जाता है, सेपरेटर आ जाता है और एयर ड्रायर आ जाता है। इतने मेन कंपोनेंट्स है इसके, बेसिक कंपोनेंट्स जिसे हम लोग कह सकते हैं। ओके, सो बेसिक कंपोनेंट्स के बाद अगर मैं बात करूं तो उसकी एप्लीकेशन की, अभी इंडस्ट्री के अंदर कंप्रेस्ड एयर की एप्लीकेशन क्या है, ऐसे तो अगर हम लोग गिनने जाएंगे तो एप्लीकेशन बनाते ही जाएंगे, एंडलेस है ये, समझ लो। पावर स्टेशन के अंदर यूज होती है, एग्रीकल्चर के अंदर यूज होती है, वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन के अंदर यूज होती है, केमिकल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। फोर्स के अंदर जहां पे हमको फोर्सफुली एयर को हमें क्या करना है, यूज करना है वहां पे, तो ऐसे काफी इंडस्ट्रीज के अंदर कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर भी कुछ चुनिंदा जो कंप्रेस्ड एयर सिस्टम का हम लोग इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेशन देखते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया। तो देखिए, ध्यान से देखना और सारे ही पॉइंट्स, सारे ही एप्लीकेशन वाले पॉइंट्स जो है वो उससे नोट डाउन जरूर कर लेना। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, टू ऑपरेट रेसिप्रोकेटिंग टूल, सॉरी, टू ऑपरेट रेसिप्रोकेटिंग टूल, है ना। रेसिप्रोकेटिंग टूल को ऑपरेट करने के लिए भी हम लोग कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिवेटिंग के अंदर हैमर। ओके, ये हैमर का मतलब क्या है कि वो जो अभी आप लोगों ने देखी होगी ड्रिल हैमर, आप लोगों ने देखी होगी, वो ड्रिल हैमर में भी हम लोग कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकर स्पैविंग के लिए, डिगर के लिए, खोदने के लिए, सबके लिए हम लोग कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड एप्लीकेशन है रोटेटिंग टूल्स के अंदर, जैसे कि आपकी मोटर हो गई, एयर मोटर का मतलब पंप, ठीक है, ड्रिल्स हो गया, है ना, रिमर्स है, ग्राइंडर्स है, रेंचेस है, लिफ्ट पंप है, ये सब में भी हम लोग कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, ऑपरेट प्रेसेस, क्लैंपिंग एंड मूविंग पैकेजेस, ठीक है। आप लोगों ने शायद यहाँ पे तो इंडिया में तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बाहर जहाँ पे बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन का प्लांट होता है, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी एक जगह होती है, एक पाइप जैसा होता है जहां पे आपको अपने गंदे कपड़े डाल देते हैं। वो गंदे कपड़े क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो पाइप के थ्रू वॉशिंग मशीन के अंदर चले जाते हैं। तो वहां पे भी हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो भी आपके गंदे कपड़े हैं वो मूव कर सके, है ना। तो मूविंग पैकेजेस में इस्तेमाल होता है, प्रेसेस के अंदर, ओके, क्लैंपिंग के अंदर, ये सब में भी हमारा कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है टू ऑपरेट व्हीकल ब्रेक सिस्टम, ये तो सभी को पता है, व्हीकल ब्रेक सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ वाल्व्स एंड इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और मशीन कंस्ट्रक्शन के अंदर, मशीन कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके अलावा और भी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एयर जेट चार्जिंग के लिए, ये सब के लिए भी कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब एप्लीकेशन के बाद एडवांटेजेस क्या है। ओके, एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी कुछ होंगे, तो एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। आप लोग एडवांटेजेस भी नोट डाउन जरूर कर लेना। सबसे पहला एडवांटेज है भाई, हवा की तो अवेलेबिलिटी है ही है, वाइड एयर अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, क्योंकि बहुत ही कंप्रेस आप लोग उसे कर सकते हैं।
आप चाहे तो एक बॉक्स के अंदर भी कंप्रेस्ड एयर जो है वो आपकी भर सकते हैं आप, इतना इतना कंप्रेसिबल है। तो ये एक एडवांटेज है कंप्रेस्ड एयर का। दूसरा, ट्रांसपोर्ट करना इजी है। हाँ, सिंपल, सही बात है, ट्रांसपोर्ट करना तो बहुत ही इजी है उसे। फ्री फ्रॉम हैजर्ड, इससे किसी को नुकसान नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो पॉल्यूशन ना होना भी एक कंप्रेसर एयर का एडवांटेज है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा ही है, आप लोग उसे भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद इजी ऑफ हैंडलिंग, है ना, प्रेशर को हैंडल करना, इसके फोर्स को हैंडल करना, मोशन को हैंडल करना इजी है कंप्रेस्ड एयर के। फिर रिलायबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड रिमोट कंट्रोलिंग, देन इजियर मेंटेनेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिव। उसके बाद इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? देखो, कंप्रेस्ड एयर जो है वो इतनी भी सस्ती नहीं है पावर मीडियम के अंदर, और इतनी भी सेफ नहीं उसे कंसीडर कर सकते। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? उसके कुछ रीजंस है। देखो, पहला रीजन, कंप्रेस्ड एयर का जो पावर है वो लॉस भी हो सकता है ड्यू टू इनसफिशिएंट कंट्रोल एंड लीकेजेस के कारण। इसलिए सिंपल सी बात है कि इतना भी सस्ता नहीं है, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर हमें बार बार हमें क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू पुअरली मेंटेन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके। तीसरा डिसएडवांटेज, डैमेज में अकर ड्यू टू ओवर प्रेशर दो इन स्टोरेज वेसल। और पांचवा, valves may be seized at freezing temperature due to presence of moisture in compressed air। तो ये कुछ मेन रीजंस मैंने बताए जो कि जिसके कारण आपकी कंप्रेस्ड एयर जो है वो पावर मीडियम के अंदर सस्ती भी नहीं है और ज्यादा सेफ भी नहीं मानी जाती। हम लोग उसे ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ डिसएडवांटेज थे वो मैंने आपको बता दिए, आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पीछे करके आप इसे जरूर नोट डाउन कर लेना। एडवांटेजेस के बाद अब आता है कंप्रेस्ड एयर नेटवर्क। ओके, अभी कंप्रेस्ड एयर नेटवर्क काफी आपका कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड एयर नेटवर्क आपके कितने टाइप के हैं? तो मेनली आपके कंप्रेस्ड एयर हैं 3 टाइप के। एक एक करके हम लोग सारे ही टाइप देखेंगे। मैं आपको पहले टाइप बता दूं। पहला टाइप नोट डाउन कर लेना, फर्स्ट टाइप डेड एंड नेटवर्क। सेकंड, ऑक्टोपस नेटवर्क। एंड थर्ड वन इज क्लोज लूप नेटवर्क। ये तीनों नेटवर्क हम लोग देखेंगे, है ना। और इसकी मैं फिगर आप लोगों के लिए बनाऊंगा और उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि ये तीनों नेटवर्क क्यों ऐसा कहा जाता है, कि इसका नाम क्यों ऐसा है। देखो, सबसे पहला देखते हैं हम लोग डेड एंड नेटवर्क। ठीक है, फर्स्ट डेड एंड नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, कंप्रेसर है आपका, कंप्रेसर है। कंप्रेसर से आपकी कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे रिसीव हो रही है रिसीवर में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल पाइप होती है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक सेंट्रल पाइप बना के, जैसे कि मान लो कि आपकी सेंट्रल पाइप है ये। सेंट्रल पाइप आपकी ये यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, सेंट्रल पाइप में से आपके कुछ ब्रांचेस बनती है, जैसे कि ये है, ये है, ये है, यहाँ पे जा रहा 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 है। ठीक है, ये होता है हमारा डेड एंड नेटवर्क। डेड एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जाके नेटवर्क जो है एंड हो जा रहा है, डेड हो जा रहा है वहां पे जाके, है ना। तो अब ये नेटवर्क में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो प्रेशर है रिसीवर एंड से लेके एंड नेटवर्क तक यूनिफॉर्म रहता है। प्रेशर जो है ऑलवेज यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेशर दोनों जगह सेम रहता है नेटवर्क। ठीक है, डेड एंड नेटवर्क जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो यहाँ पे मान लो कि आपका कम बीच में जाके कहीं आपका प्रेशर डाउन हुआ, तो
वहां पे क्या जरूरत पड़ जाती है हमें, सिंपल सा वहां पे प्रेशर को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ जाती है ना, जो कि हम लोग इतना डीप में नहीं उतरेंगे इसके अंदर, लेकिन हाँ ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसका एक एग्जांपल दूं मैं, अगर डेड एंड नेटवर्क का एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि मॉल हो गया, आप लोग कहीं मॉल में गए होंगे, तो मॉल में अगर मान लो सेंट्रल एसी है, तो सेंट्रल एसी क्या कहलाएगा, एक डेड एंड नेटवर्क कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कंप्रेस्ड एयर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ठंडी एयर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक जगह पे जाके खत्म हो जाता है, वहां से रिटर्न नहीं आता। ठीक है, इसीलिए वो होता है डेड एंड नेटवर्क। ओके, ये जो डेड एंड नेटवर्क है ये इकोनॉमिकली और प्रैक्टिकली डिजाइन मतलब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, कुछ रीजन है इसके। पहला रीजन है एनर्जी का लॉस हो जाता है। क्यों मैं कह रहा हूँ एनर्जी का लॉस? देखो यहाँ पे आके सिंपल आपकी कंप्रेस्ड एयर खत्म हो जाती है, वहां से वो एनर्जी जो है वहां से रिलीज हो जाती है, तो एनर्जी का तो लॉस हो ही जाता है। ठीक है, और दूसरा ये डेड एंड नेटवर्क है। डेड एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे फ्यूचर एक्सपांशन पॉसिबल ही नहीं है, वहां से आप लोग फ्यूचर एक्सपांशन कर ही नहीं सकते। तो ये दो मेन टाइप है कि डेड एंड नेटवर्क जो है इकोनॉमिकली और प्रैक्टिकली हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं ज्यादातर, ज्यादातर। ओके, दूसरा दूसरा जो है वो है हमारा ऑक्टोपस नेटवर्क। चलो, तो ऑक्टोपस नेटवर्क भी देख लेते हैं कि क्या है ऑक्टोपस नेटवर्क। नाम क्यों ऑक्टोपस नेटवर्क बना? तो देखो, जैसा कि ऑक्टोपस के हाथ कितने सारे होते हैं, उसमें कितने सारे टेंटिकल्स होते हैं, है ना? हाथ के अंदर मान लो कि 8 हाथ है, तो उसके अंदर कितने सारे टेंटिकल्स होते हैं। सिमिलर चीज यहाँ पे भी इसके नेटवर्क में भी होती है। कैसे? जैसे कि मान लो एक कंप्रेसर है आपका, सॉरी, ये आपका रिसीवर है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है कंप्रेस्ड एयर, यहाँ से आपकी एक सेंटर पाइप जा रही है, ये भी आगे जाके डेड एंड तो हो ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो वहां पे हाथ, देखिए ये हाथ ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, ये आगे फर्दर चेंज हो सकता है, ये आगे ऐसे जा सकता है, ऐसे हो सकता है ना? तो ये एक तरीके से टेंटिकल्स जो ज्यादा होते हैं वो उस तरीके का नेटवर्क बनता है यहाँ पे, बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ऐसा, है ना? ऐसे, ये, तो यहाँ पे देखो आपको नेटवर्क जो है कुछ ऑक्टोपस की तरह देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे हम लोग ऑक्टोपस नेटवर्क कहते हैं, है ना? देखो, तो सिमिलर डेड एंड नेटवर्क जैसा ही है, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या है, जो उसकी ब्रांचेस, एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, उसको हमने क्या किया, एक्सपांड किया हुआ है। ओके, अगेन ऑक्टोपस नेटवर्क जो है वो भी हमारा इकोनॉमिकली और प्रैक्टिकल डिजाइन के लिए नहीं बना है, उसके भी कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस है? तो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रेशर, मान लो कि यहाँ पे कोई प्रेशर आपका हो रहा है, अच्छा कुछ अच्छा खासा हाई प्रेशर पे, लेकिन यहाँ पे इस नेटवर्क के इस पॉइंट पे आपका वो प्रेशर जो है डाउन हो जाता है, इस पॉइंट पे, तो भाई काम का नहीं है ना? तो हर एक ब्रांच में आपका प्रेशर को मेंटेन करना ऑक्टोपस नेटवर्क के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी काम है। इसलिए इसको हम लोग इकोनॉमिकली हमारे लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि हैवी है, मतलब इसमें पैसा बहुत लगाना पड़ता है। ओके, फिर बहुत ज्यादा पाइपिंग करनी पड़ती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा फिगर में, पाइपिंग हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो पाइपिंग अगर ज्यादा है तो उसकी फिटिंग्स भी ज्यादा होंगी, फिटिंग्स होगी तो उसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन लॉसेस हो जाएंगे, हवा जो है आपकी फ्रिक्शन फोर्स फुली जाएगी, इसलिए फ्रिक्शन लॉसेस ऐड हो जाएंगे उसके अंदर, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं है हमारे सिस्टम के लिए। एयर फ्लो का फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि ये नेटवर्क जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है थोड़ा, इसलिए। ओके, और पाइपलाइंस जो है जो हमने डाली है, वो हर एक पाइपलाइन का डायमीटर जो है वो इन अनइवन होगा। अनइवन का मतलब एक जैसा नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा
आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे, है ना? तो ये भी एक रीजन है कि ऑक्टोपस नेटवर्क भी हमारा इकोनॉमिकली और प्रैक्टिकली डिजाइन जो है वो नहीं किया जा सकता, मतलब कि किया जा सकता है बट नहीं करते हम लोग। ओके, और लास्ट जो नेटवर्क है वो है हमारा क्लोज लूप नेटवर्क। क्लोज्ड लूप नेटवर्क, अभी नाम ही बता रहा है आपको क्लोज लूप नेटवर्क, मतलब कि जो भी आपका नेटवर्क बन रहा है वो क्या है, क्लोज लूप में है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो अंदर कंप्रेसर है यहाँ पे, सॉरी, कंप्रेसर से आपका एयर जो है कंप्रेस्ड एयर रिसीवर में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नेटवर्क आपका मान लो कि आपका ये मेन पाइप है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे वापस मिल जा रहा है, सेम चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे मिल जा रही है ना? ओके, ये आगे नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इतना है। यहाँ पे आपको कुछ सिस्टम काम कर रहे हैं, मान लो कि एक सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, एक सिस्टम आपका यहाँ पे काम कर रहा है, वो भी आगे जाके यहाँ मिल रहा है ना? एक सिस्टम आपका यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक, ये एक सिस्टम और है जो यहाँ पे काम कर रहा है आपके, एक सिस्टम आपका यहाँ पे काम कर रहा है, एक सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर एक यहाँ जा रहा है। क्लोज लूप सिस्टम, मतलब समझ लीजिए क्लोज लूप है, यहाँ पे क्लोज लूप बन रही है कि आपकी जो भी एयर आपकी कंप्रेस होके अंदर आपके नेटवर्क में जा रही है वो वापस आपको रिटर्न में मिल रही है, इसीलिए इसे क्लोज लूप कहते हैं हम लोग। ऐसा कुछ है, यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, ठीक है। ये सारे आपके इक्विपमेंट्स है, मान लीजिए आपके इक्विपमेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके, तो एक आपका क्लोज लूप का एक नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। तो जहां पे भी हमारे इसमें एडवांटेज, इसमें डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, पाइपिंग आपकी बहुत बढ़ जाती है ना? पाइपिंग बढ़ जाएगी तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन ये एक डिसएडवांटेजेस की बजाय इसके एडवांटेजेस बहुत है, इसीलिए हम लोग क्लोज लूप नेटवर्क का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है, तो इसमें देखो, एक तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट एयर फ्लो और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्रू आउट द नेटवर्क हमारा हमें मिल सकता है, यहाँ पे मिलता भी है, ओके। इसका अगर फ्यूचर एक्सपांशन करना है, जो कि हम लोग डेड एंड नेटवर्क में और ऑक्टोपस नेटवर्क में नहीं कर सकते थे, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ओके। तीसरा एडवांटेज क्या है, पावर कंजम्पशन जो है कंप्रेसर का, वो क्या होता है इसमें रिड्यूस हो जाता है, कैसे? क्योंकि देखो, जो हमारी यहाँ पे मेन ब्रांच है, ये मेन ब्रांच आपकी ये वाली है, वो मेन ब्रांच ये वाली, ये मेन ब्रांच का पाइपिंग और ये जो सारे सब डिवाइड करे हुए हैं इसमें, उन सब का पाइपिंग की जो डायमीटर है वो सबकी सेम है, इसीलिए कंप्रेसर पे किसी भी एक्स्ट्रा प्रेशर की हमें जरूरत नहीं पड़ती और पावर कंजम्पशन जो है कंप्रेसर का वो कम हो जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। एक एडवांटेज क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी और इकोनॉमिकली हमारे लिए थोड़ा अच्छा है। इकोनॉमिकली थोड़ा हम लोग कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन एडवांटेजेस बहुत है। तो वो जो इकोनॉमिकल वाला डिसएडवांटेज था उसे हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो क्लोज लूप नेटवर्क है वो आपका हम लोग प्रैक्टिकली और डिजाइन भी इसका हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके कुछ तीनों नेटवर्क थे जो कि हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा कंप्रेसर की परफॉर्मेंस का, ओके। कंप्रेसर की परफॉर्मेंस का, तो ये कंप्रेसर की परफॉर्मेंस क्या है और उसके अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले कंप्रेसर की अगर हमें परफॉर्मेंस चेक करनी है
तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कंप्रेसर की कैपेसिटी को। तो कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर, ये पैरामीटर्स जो मैं लिख रहा हूं ना आपके लिए, सॉरी, ये पैरामीटर्स जो है आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके कंप्रेसर में से कितनी फ्री एयर डिलीवरी यानी एफएडी हो रही है। तो वो आपकी कंप्रेसर की कैपेसिटी को बताती है, ठीक है। एक्चुअल में बात करना चाहूं, जो मैंने आपको फ्री एयर डिलीवरी बताई उसका एक्चुअल मीनिंग में आपको बताना चाहूं तो क्या, तो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है आपका एक्चुअल रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंप्रेस्ड एयर एंड डिलीवर्ड एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड एट क्यूबिक मीटर पर मिनट, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एयर डिलीवरी। ये पहला पॉइंट था जो हम लोग कंप्रेसर की परफॉर्मेंस के लिए देखते हैं। दूसरा था उसकी आइसोथर्मिक एफिशिएंसी, आइसोथर्मल एफिशिएंसी। तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी यानी कि ईटा, और इसको हम लोग कहते हैं टी, ईटा टी, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल पावर टू द एक्चुअल इनपुट पावर। एफिशिएंसी का एक बेसिक रूल है कि एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, तो ऑलवेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करी जाती है आउटपुट बाय इनपुट से। सेम चीज यहाँ पे भी है। आइसोथर्मल पावर क्या है, उसका आउटपुट है किसका, कंप्रेसर का, और एक्चुअल इनपुट पावर तो है ही इनपुट पावर, ठीक है। तीसरा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ईटा वी से। तो ये क्या है, इट इज रेशियो ऑफ फ्री एयर डिलीवरी, जिसको हम लोग वी जीरो और ऊपर डैश ऐसे पॉइंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट, वी एस डैश, ठीक है। वी एस डैश क्या है यहाँ पे, तो लिख लेना, वेर, यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, वेर वी एस डैश इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर multiplied by displacement multiplied by number of stroke per minute multiplied by number of cylinder, है ना। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो देखो, एरिया ऑफ सिलेंडर, अभी एरिया ऑफ सिलेंडर कैसा होता है, नड़ाकार, मतलब कि पाइप जैसा होता है। पाइप का एरिया क्या होता है, पाई बाय 4 d स्क्वायर, ये तो हम ही को पता है, सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं एल, कैपिटल एल। नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट यानी कि स्मॉल एन, और नंबर ऑफ सिलेंडर यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं, मान लो कि इसे y से डिनोट कर दिया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर रेट ऑफ कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट का, है ना। स्मॉल n इज इक्वल टू, हम लोग कैपिटल एन लिख सकते हैं जब सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर हो। तो अगर मान लो डबल एक्टिंग है तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 2n, 2 कैपिटल n, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ध्यान रखना लेकिन आप लोग, ठीक। तो ये तीन चीज देख ली हमने, और चौथी एक चीज देखी जाती है, वो है आपका स्पेसिफिक पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन टू एफएडी, एफएडी मतलब कि फ्री एयर डिलीवरी, पावर कंजम्पशन किलोवाट में, और एफएडी, एफएडी यानी क्यूबिक मीटर पर मिनट, सीएमएम, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं जब हम लोग
कंप्रेसर की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं या फिर हम लोग देखते हैं। सिंपल। ओके, तो ये हो गया हमारा, नेटवर्क भी कंप्लीट हो गया, कंप्रेसर की परफॉर्मेंस भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कि परफॉर्मेंस को हम लोग इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इसमें इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैं एक एक पॉइंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट डाउन करके लाया हूँ। मैं एक एक आपको बताऊंगा और उसे समझाऊंगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका लोकेशन एंड साइज ऑफ द फिल्टर्स। ओके, एनर्जी जो भी कंज्यूम हो रही है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो उसके अंदर आपका कंप्रेसर की लोकेशन और साथ साथ में कौन से टाइप का फिल्टर हम लोग उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक वास्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि लोअर इनलेट आपका टेम्परेचर जो है कंप्रेसर के अंदर अगर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, इनपुट में लोअर एनर्जी देगा। ठीक है, इनपुट में आपकी लोअर एनर्जी मिली, तो सिंपल सा बात है, आप लोगों की जो आगे कंप्रेस्ड एयर होगी उसका भी आउटपुट आपको लोअर मिलेगा। ठीक है, तो लोकेशन कि आपकी एयर कहां से मतलब कि आ रही है, इनटेक कहां से और कितना एयर आपका जा रहा है, वो आपका डिपेंड करता है। साइज ऑफ द फिल्टर कैसे, तो फिल्टर जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब हमने कंपोनेंट सीखे थे, तो उसके अंदर फिल्टर देखा था। फिल्टर का काम क्या है, डस्ट पार्टिकल्स को रिड्यूस करना। तो आपका फिल्टर का साइज कितना है, जितना छोटा होगा उतना फिल्ट्रेशन अच्छा होगा एयर का। अगर साइज फिल्टर का बढ़ जाता है तो फिल्ट्रेशन कम होगा और अंदर आपके कंप्रेसर के अंदर आपकी क्या जाएगी, डस्ट जाएगी, मिट्टी जा सकती है, धूल जा सकती है, कुछ भी जा सकता है। तो साइज ऑफ द फिल्टर इज ऑल्सो मैटर्स इन improvement performance of compressed air system. Okay? दूसरा, एलिवेशन। ओके, मान लो एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो ऊंचाई की बात करता हूं मैं, मान लो कि हाई एल्टीट्यूड पे आपका कंप्रेसर रखा हुआ है और वहां पे आप लोगों का क्या कर रहा है, कम एयर को क्या कर रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। लेकिन ये हाई एल्टीट्यूड होने के कारण ये जो कंप्रेस्ड एयर सिस्टम है, उसका जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और साथ साथ में कंप्रेसर की पावर कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका बिल बढ़ सकता है। ओके, तो एलिवेशन भी एक क्या है हमारा, एक कह सकते हैं कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंप्रेसर सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी जाएगी आपकी। ओके, एलिवेशन के बाद है आपका इंटरकूलिंग इन बिटवीन स्टेजेस। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली भी देखा था कि इंटरकूलर जो स्टेज होता है वो हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने के लिए। सिंपल, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, यानी कि एयर को लो प्रेशर पे से हाई प्रेशर पे ले जाने के बीच में हम लोग उसे क्या करते हैं, इंटरकूल करते हैं। इंटरकूल यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं। सिंपल, ताकि क्या हो सकता है कि प्रेशर जो भी बन रहा है आपका, एयर प्रेशर जो भी बन रहा है, उससे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है आपकी क्या हो रही है, हीट एनर्जी आपकी रिड्यूस हो रही है। हीट एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है, एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि आगे जो है उसको हाई प्रेशर पे कन्वर्ट करना इजीली हो जाता है। ओके, इसीलिए इंटरकूलिंग बिटवीन इन स्टेजेस इज आल्सो अ गुड मेथड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। नेक्स्ट है आफ्टर कूलर्स एंड कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर इन एयर, है ना। तो रिसीवर में जाने से पहले हम लोग आफ्टर कूलर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो लो टेम्परेचर क्या होता है कि मॉइस्चर जो है उसको क्या कर देती है, कंडेंसेट करती है। कंडेंसेट करती है और उसके कारण क्या हो रहा है, वो पानी के फॉर्म में आपका अपने उसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर को कंप्रेस करना थोड़ा सा और भी इजी हो जाता है आगे। ठीक है, तो आफ्टर कूलर और कंडेंसेशन ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि हम लोग उससे कंप्रेस्ड एयर की हम लोग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। देन उसके बाद है आपका कंट्रोल ऑफ प्रेशर, है ना। कंट्रोल ऑफ प्रेशर के आपका प्रेशर का कंट्रोल थ्रू आउट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम रहे।
उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन करते हैं। उसके लिए भी हम लोग डिजाइन करते हैं कि हाँ भाई ये प्रेशर पे ही हमारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी कंप्रेस्ड एयर जाए। क्यों? क्योंकि देखो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रेशर आपका रिड्यूस भी हो सकता है, और अगर रिड्यूस हो गया तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो एनर्जी आपको थ्रू आउट दी पाइपिंग या फिर थ्रू आउट दी रूट आपको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती है। तो वो भी एक कंट्रोल करना, प्रेशर को कंट्रोल करना भी एक अच्छी मेथड है, मतलब कि एक अच्छा काम है कि हाँ हम लोग कंप्रेस्ड एयर सिस्टम की एफिशिएंसी को या फिर परफॉर्मेंस को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है लीकेजेस। ओके, ये लीकेजेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीकेजेस में क्या होता है, लीकेजेस में आप लोगों को जो भी आपका प्रेशर आपका बन रहा है पाइप के अंदर, वो लीकेजेस के थ्रू आपका रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसे लीकेजेस को अगर हम लोग क्या करें, बंद कर दें या फिर समय से रहते उसे हम लोग ट्रैप कर सके और फिर उसे आगे फर्दर प्रोसेस कर सके, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये लीकेजेस अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली कंप्रेस्ड एयर सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ पाइप एंड फिटिंग। तो जैसा कि हमने ऑक्टोपस नेटवर्क में देखा था, है ना, ऑक्टोपस नेटवर्क में क्या था, पाइपिंग और फिटिंग जो है वो एक्सेसिव हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हर एक जगह आपका प्रेशर के साथ, सेम प्रेशर के साथ आपकी हवा डिलीवर नहीं कर सकता, एयर आपकी डिलीवर नहीं हो सकती। तो उस सिस्टम में भी हमें जो पाइप की लेंथ है और उसकी फिटिंग्स है वो हमें ध्यान से करनी चाहिए, और एक क्लोज लूप के अंदर और रिंग मेन के अंदर ही, जैसा कि हमने क्लोज लूप नेटवर्क में देखा था। तो उस तरीके से हमें पाइप की फिटिंग करनी चाहिए ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ओके, इसके बाद है हमारा यूज ऑफ ब्लोअर्स इन प्लेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। तो लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए हम लोग कंप्रेस्ड एयर की बजाय ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पावर कंजम्पशन कम हो सके। ओके, देन उसके बाद है वेरिएबल स्पीड ड्राइव। ओके, वेरिएबल स्पीड ड्राइव क्यों इस्तेमाल करी जाती है, क्योंकि ऐसा है कि हर एक टाइम पे हमें एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर जो है वो बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल स्पीड ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं ताकि पावर कंजम्पशन में हमें क्या हो सके, इंप्रूवमेंट आ सके और कंप्रेस्ड एयर सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो। देन उसके बाद है मिसयूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो जो भी कंप्रेस्ड एयर का मिसयूज हो रहा है, जैसे कि फ्लोर को क्लीन करना है, इक्विपमेंट क्लीन करना है ना, हम लोग करते हैं, तो वो हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए ताकि कंप्रेस्ड एयर सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। और लास्ट, न्यूमेटिक टूल्स, सॉरी ये TOOLS है, ध्यान रखना, टॉल्स टॉल्स नहीं है, TOOLS टूल्स सच एज अ ड्रिल एंड ग्राइंडर। तो ये जो ड्रिल्स और ग्राइंडर्स है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय दी मोटर ड्रिवन टूल्स, जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो और मोस्टली कंप्रेस्ड एयर सिस्टम से चलते हो, है ना, ताकि एनर्जी कंजम्पशन के अंदर 5 से 10% तक का हम लोग उसे एनर्जी क्या कर सके, कंजर्व कर सके। ओके, आई होप आप लोगों को ये जो मेथड्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर सिस्टम वाला टॉपिक है वो पता चली हो। सारे ही टॉपिक्स जो है आप लोगों के लिए कवर कर दिए हैं मैंने। कंप्रेसर के लिए टाइप्स देख लिया हमने, नेटवर्क के देख लिया हमने, फिर एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करी जाती है वो बता दिया मैंने आपको, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको कंप्रेस्ड एयर सिस्टम का बता दिया। आई होप आप लोगों को पता चली होगी। सो अब आज का ये जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, हम लोग यहाँ पे पूरा कर देते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर अपने दोस्तों के साथ करेगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।